नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। हाजिर व विंध्य की अब तक की बड़ी खबरों के साथ बात करते हैं पहली खबर की, जहां रीवा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र के देवगांव में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जिसमें 19 वर्षीय नवविवाहिता संध्या यादव की मौत हो गई। संध्या यादव रीवा शहर के महाजन टोला की रहने वाली थी और उसकी शादी 8 महीने पहले सिमरिया थाना क्षेत्र में हुई थी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मृतका शादी के बाद से दहेज को लेकर लगातार प्रताड़ना झेलती रही। बताया जा रहा है कि पति की ओर से तलाक की मांग किए जाने के कारण वह मानसिक रूप से काफी परेशान थी। मौके से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें संध्या ने अपने पति को बलम जी कहकर संबोधित करते हुए लिखा कि पति की तलाक की मांग से वह अंदर से टूट चुकी है और दुनिया छोड़ने का निर्णय लिया। नोट में पति और ससुराल पक्ष पर मानसिक प्रताड़ना और दहेज के लिए दबाव डालने का आरोप भी शामिल है। घटना की सूचना मिलते ही सिमरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतका का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने संध्या के पति को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। सुसाइड नोट और परिजनों के बयानों के आधार पर पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और जांच पूरी होने के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह घटना समाज और परिवार दोनों के लिए चिंता का विषय और दहेज प्रताड़ना के खिलाफ चेतावनी की तरह सामने आई है। रीवा जिले में इस घटना ने संवेदनशील और गंभीर मुद्दों पर ध्यान खींचा है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि घरेलू तनाव और मानसिक दबाव किस प्रकार से जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। बात करते हैं अगली खबर की, जहां सतना जिले में उत्तर प्रदेश के उन्नाव में वर्ष 2017 में घटी नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार और अपहरण की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था। इस मामले के आरोपी पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर थे, जिन्होंने 11 से 20 जून 2017 के बीच पीड़िता को अगवा कर उसके साथ घिनौनी वारदात की थी। घटना के बाद पीड़िता और उसके परिवार को लगातार धमकाया गया और उनके साथ कई बार जानलेवा परिस्थितियां उत्पन्न की गईं। पुलिस इस दौरान गंभीर ढंग से कार्रवाई करने में विफल रही और केस को दर्ज करने में देरी हुई। अंततः 10 महीनों के बाद मामला कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। 2019 में कोर्ट ने आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई और सेंगर के खिलाफ बलात्कार, अपहरण, आपराधिक धमकी और पॉक्सो एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई। हालांकि हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथ की बेंच के निर्णय में सेंगर को कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी। पीड़िता की आपत्ति और सुरक्षा की चिंता को कोर्ट ने गंभीरता से नहीं लिया। जमानत के बाद से पीड़िता न्याय की गुहार लगाती रही और अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है और अन्य महिलाओं के माता पिता ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार से मांग की कि ऐसे बलात्कारियों को कठोरतम सजा दी जाए। प्रदर्शनकारियों की मांग 2 प्रमुख बिंदुओं पर केंद्रित है। पहला, उन्नाव केस के दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को फांसी की सजा दी जाए। दूसरा, दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा दोषी को दी गई जमानत और शर्तों को निरस्त किया जाए तथा उस पर जमानत पर रोक लगाई जाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यदि ऐसे अपराधियों को संरक्षण मिलता रहा तो देश की बेटियां और आम महिलाएं असुरक्षित महसूस करेंगी। जी, आज आप लोग ज्ञापन देने आए कलेक्ट्रेट, क्या मामला है? जी सर, हम 18 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं। हम इस सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। मतलब दोषी है उसको कोर्ट कोर्ट उसको दी सजा, ठीक है, बट उसको 2025 में बाहर कर दिया गया, ठीक है। उसी के खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं। तो क्या नाम है आपका? विकास शुक्ला। तो अभी क्या आश्वासन दिया गया? अभी आश्वासन ये दिया गया है कि हम ये लेटर राष्ट्रपति महामहिम को भेजेंगे जी और इस पर कार्यवाही करेंगे। क्या नाम है आपका? विकास शुक्ला। कहाँ से आए आप? इटमा नदी तीर। जी, मेरा नाम सुमित सिंह परिहार है। हम सभी साथियों के साथ ग्राम कैथा से 21 किलोमीटर की पैदल मार्च करके कलेक्ट्रेट परिसर में आए हैं। SDM साहब को ज्ञापन सौंपे हैं। हमारी 2 सूत्री मांगे हैं। कुलदीप सेंगर जो रेप का आरोपी है, जिसे सज़ा हो चुकी थी, उसके बाद हाई कोर्ट जज ने अभी उसकी सज़ा माफ़ कर दी, उसे बेल दे दिया गया है। हमारी 2 सूत्री मांग है कि कुलदीप सेंगर को फांसी हो, उसे फिर से अरेस्ट किया जाए, ताकि हमारे समाज में ऐसी घिनौनी हरकत करने वाला बार बार इस तरह की हरकतें ना करे। यदि उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया, उसे बेल दे दी गई है, तो आने वाले समय में लोग भी यही करेंगे। उनको जब डर ही न रहेगा, चंद पैसों में आके भारत सरकार के दबाव में आके ये फैसला दिया गया है। चंद पैसों के लिए हम चाहते हैं उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और संविधान में एक ऐसा कानून बने जिसके तहत लोग रेप करने से एक बार नहीं 1000 बार सोचे। हम यही मांग लेके आज कलेक्ट्रेट भवन में आए हैं। हमें पूर्णतः आश्वासन मिला है। राष्ट्रपति महोदय के नाम का विज्ञापन था। छोटी छोटी बच्चियां भी हमारे साथ आई हैं। हर गांव से, हर मोहल्ले से लोगों ने हमारा साथ दिया है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द कुलदीप सेंगर को सज़ा हो। यदि
इसमें कड़ी कार्रवाई जल्द से जल्द नहीं होती। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित सिंह परिहार है। यदि इन केसों में कड़ी से कड़ी कार्रवाई जल्द से जल्द मोदी सरकार, भारत सरकार, मध्य प्रदेश शासन और पूरा भारत प्रशासन यदि नहीं करता है तो हम आने वाले समय में यूथ कांग्रेस सभी जन के साथ उग्र आंदोलन करेंगे। बात करते हैं अगली खबर की, जहां शहडोल के कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल में चिकित्सा सेवा और मानवता की एक अद्भुत मिसाल देखने को मिली, जहां डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की तत्परता ने एक मां के बेटे को नई जिंदगी दी। मामला 18 वर्षीय सचिन यादव का है, जो वार्ड नंबर 29 शहडोल का निवासी है। ठंड में कई घंटों तक बेहोशी की हालत में खुले आसमान के नीचे पड़े रहने के बाद अस्पताल लाए गए सचिन की सांसें और धड़कनें लगभग रुक चुकी थी। उसकी मां गीता यादव के अनुसार सचिन का एक दोस्त उसे घर छोड़ने निकला था, लेकिन रास्ते में छोड़कर चला गया और इसी दौरान सचिन गिर पड़ा। पड़ोस की एक बुजुर्ग महिला ने उसे इस हालत में देखा और तुरंत गीता यादव को सूचना दी। इसके बाद आसपास के लोगों की मदद से सचिन को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों और स्टाफ ने जब उसकी जांच की तो ना तो पल्स मिल रही थी, ना ही बीपी और सांसें भी रुकी हुई थी। हालांकि शरीर में हल्की गर्माहट बनी हुई थी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए नर्स सुमित और लक्ष्मी नारायण ने तुरंत CPR देना शुरू किया। RMO डॉक्टर पुनीत श्रीवास्तव के अनुसार लगभग 15 मिनट तक लगातार CPR और ऑक्सीजन सपोर्ट देने के बाद सचिन की सांसें वापस लौट आई। यह प्रयास देखकर अस्पताल का स्टाफ भी हैरान रह गया। सचिन अब पूरी तरह स्वस्थ है और उसे जीवित देखकर उसकी मां गीता यादव भावुक उठी। मैं नहीं रही सर घर में, मैं बहन की लड़की देखने गई रही। इसका दोस्त बोला मैं घर तक छोड़ दूंगा, इसका तबीयत पहले खराब था, चक्कर शायद मार दिया, ये रास्ते में गिर गया। पूरी रात ठंडी में रहा। फिर क्या हुआ? सुबह बताएं हमको, एक तो अम्मा है, बोले तुम्हारा लड़का वहाँ पड़ा। यहाँ से फिर फोन गया, मैं जल्दी वहाँ से फिर आई तो फिर इसके पास आई, जल्दी लेके फिर हॉस्पिटल भागी। फिर हॉस्पिटल में क्या हुआ? डॉक्टर भगवान हो गए, डॉक्टर जो है इसका जीवन लौटा दिए, जीवन लौटा दिए डॉक्टर भगवान। क्या नाम है तुम्हारा? गीता यादव। बच्चे का नाम क्या है? सचिन यादव। कहाँ रहते तुम? अब CI गोदाम बिजली ऑफिस के पास। ठीक। जिला अस्पताल में 18 से 20 साल का उम्र का एक मरीज आया था, जिसका पल्स, ऑक्सीजन सैचुरेशन, ब्लड प्रेशर कुछ भी नहीं था। लगभग उनके घर वालों ने उसको मृत मान लिया था। पेशेंट को जांच पड़ताल करके रिवाइव किया गया, तुरंत CPR दिया गया। स्टाफ के द्वारा बहुत एक्टिवली काम किया गया है जिला अस्पताल में। अभी मरीज उपचाररत है, MICU में भर्ती है, स्टेबल कंडीशन में है। और ऐसे केसेस 100 में, सैकड़ों में एक आता है, जो आज गंभीर स्थिति में जिस प्रकार से यहाँ आया जिला अस्पताल में, स्टाफ के द्वारा पूर्ण तरीके से, पूर्ण लगन के साथ एक्टिवली काम करके उसकी जान बचाई गई और मरीज अभी स्टेबल कंडीशन में MICU में एडमिट है। बात करेंगे अगली खबर की, जहां रीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत गढ़ में एक दुखद घटना सामने आई, जिसमें चने की भाजी खाने के बाद किसान शंकर कोल की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी श्यामकली और पुत्री साधना गंभीर रूप से बीमार हो गई हैं। घटना 23 दिसंबर की है, जब श्यामकली खेत से ताजी चने की भाजी तोड़कर घर लाई थी। रात लगभग 9 बजे पूरे परिवार ने भाजी पकाकर भोजन किया। खाने के लगभग 1 घंटे बाद ही परिवार के सभी सदस्यों की तबीयत बिगड़ने लगी। रात 10 बजे से उल्टी शुरू हो गई, जिसके बाद परिजन उन्हें स्थानीय डॉक्टरों के पास ले गए, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टर ने इलाज से मना कर दिया। तत्काल परिजन उन्हें रीवा के संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल में भर्ती कराएं। 2 दिन के इलाज के बाद पत्नी और बेटी की तबीयत में सुधार हुआ और उन्हें घर भेज दिया गया, लेकिन 26 दिसंबर को शंकर कोल की तबीयत अचानक फिर बिगड़ गई और उन्हें दोबारा अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान 28 दिसंबर को शंकर कोल की मौत हो गई। संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल के अधीक्षक ने बताया कि प्राथमिक जांच में सामने आया कि चने की फसल में अज्ञात रासायनिक दवा का छिड़काव किया गया था, जिसकी जानकारी परिवार को नहीं थी। परिवार ने यह भाजी किसी कृषि और खाद्य बीज स्टोर से खरीदी थी। इसी रसायन युक्त भाजी के सेवन से परिवार को फूड पॉइजनिंग हुई, जो शंकर कोल की मौत का मुख्य कारण बनी। इस घटना के बाद गांव और आसपास के इलाके में शोक का माहौल है। स्थानीय लोग प्रशासन से मामले की गहन जांच और नकली कीटनाशक की बिक्री रोकने के लिए कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
बात करते हैं अगली खबर की, जहां मऊगंज जनपद के ग्राम पंचायत पन्नी में सोमवार को सरपंच पद के लिए उपचुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। मतदान सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक चला, जिसमें ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। रिटर्निंग ऑफिसर उमाकांत शर्मा ने बताया कि पंचायत में कुल 3269 पंजीकृत मतदाता हैं, जिनमें से 1918 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिससे कुल मतदान प्रतिशत 58.67 रहा। खास बात यह रही कि इस उपचुनाव में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से अधिक रही। 942 पुरुषों के मुकाबले 976 महिलाओं ने मतदान किया, जो पंचायत चुनावों में महिलाओं की बढ़ती जागरूकता और सक्रिय भूमिका को दर्शाता है। सरपंच पद के लिए 4 प्रत्याशी मैदान में थे। महेंद्र मिश्रा, रामाश्रय मिश्रा, संतोष मिश्रा और निरंजन मिश्रा। मतदान समाप्त होने के बाद सभी उम्मीदवारों का भविष्य ईवीएम में सुरक्षित कर दिया गया। मतगणना 2 जनवरी को की जाएगी, जिसके बाद ग्राम पंचायत पन्नी को नया नेतृत्व प्राप्त होगा। यह उपचुनाव पूर्व सरपंच रामदरस मिश्रा के निधन के बाद रिक्त हुए पद को भरने के लिए आयोजित किया गया था और 7 महीने बाद पंचायत को नया नेतृत्व मिलने की उम्मीद जगी है। चुनाव को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। मऊगंज कलेक्टर संजय कुमार जैन और पुलिस अधीक्षक दिलीप सोनी ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया।